आपने किसी से कोई मटेरियल खरीदा समझिए, और आपने अपने सप्लायर को इनवॉइस वैल्यू की पूरी पेमेंट कर दी, जिसमें जीएसटी भी इन्वॉल्व था। अब कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपके पास नोटिस आता है कि क्योंकि आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, तो इसीलिए वो इनपुट आपको नहीं मिलेगी और आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ उस इनपुट को रिवर्स करना होगा। एग्जाम्पल, जैसे आपने 1 लाख रुपए का कोई मटेरियल खरीदा जिसपे आपने 18% जीएसटी दी, 18,000। तो आपने 1,18,000 जेन्युइनली अपने सप्लायर को पेमेंट कर दी और 18,000 रुपए की आपने इनपुट ले ली। अब कुछ सालों बाद आपके पास ये नोटिस आता है कि क्योंकि आपके सप्लायर ने इनपुट की पेमेंट नहीं की, उस टैक्स आउटपुट टैक्स की पेमेंट नहीं की, इसीलिए उस इनपुट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो क्या ये जायज है? वेरी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसी इशू पर अपना एक जजमेंट पास किया, जो भंडारी स्क्रैप के केस में था। तो हम आज की वीडियो में ये समझेंगे कि भंडारी स्क्रैप में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने क्या सेटल किया और अब एक बोनाफाइड या जेन्युइन परचेजर के पास क्या रास्ते बचे हैं। तो दोस्तों, इनपुट लेने की कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहला, आपके पास एक जेन्युइन टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। सेकेंडली, आपके पास गुड्स रिसीव होने चाहिए, मतलब आपने एक्चुअली गुड्स खरीदा हो, आपने गुड्स रिसीव किए हैं। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है कि आपने जो इनपुट ली वो आपके जीएसटी या 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन है कि जो टैक्स पेमेंट आपने अपने सप्लायर को किया जीएसटी का 18,000 का, उस 18,000 का पेमेंट आपके सप्लायर ने सरकार को कर दिया। और चौथा कंडीशन है कि आपने अपनी जीएसटी और 3B फाइल की। तो आज का हमारा ये डिस्कशन है कि वेदर supplier has made the payment of tax or not and whether it affects your eligibility for input tax credit. तो दोस्तों, supplier has made the payment and whether the tax, क्योंकि जो लैंग्वेज उसमें सेक्शन 16(2)(c) में लिखी गई है वो है कि the tax paid on such goods has been actually received. तो गवर्नमेंट को एक्चुअली उस अमाउंट की रिसीट होनी चाहिए। प्रोविजनली या नोशनली रिसीव होने से नहीं होगा कि उसने 3B फाइल कर दिया तो इट इज इंप्लाइड दैट इट इज रिसीव्ड। नहीं, सेक्शन ये कहता है कि इट शुड बी एक्चुअली रिसीव्ड। तो इसी केस में पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मारुति एंटरप्राइजेस के केस में बेसिकली इसी एस्पेक्ट को डील किया और सेक्शन 16(2)(c) की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को टेस्ट किया, दैट वेदर एक बोनाफाइड परचेजर जिसने बोनाफाइडली गुड्स परचेज किए और जिसने पेमेंट भी कर दिया अपने सप्लायर को, जिसके पास उसकी टैक्स इनवॉइस भी है, तो अगर सामने वाला सप्लायर उस इनवॉइस की टैक्स को पे नहीं करता ड्यू टू एनी रीजन, वेदर द recipient of such goods, that means the person who is claiming the ITC, whether he gets ineligible to claim the ITC. तो ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहा कि in this case the constitutional validity of section 16(2)(c) is very well upheld. Impossibility of doing some work does not mean that the constitutionality of the provision gets affected. तो गुजरात हाईकोर्ट ने बहुत सिंपल शब्दों में कहा कि वो मेरिट्स पर नहीं जा रहे हैं इंडिविजुअल केसेस के, मगर वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को टेस्ट कर रहे हैं 16(2)(c) की, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि द सेक्शन 16(2)(c) इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ITC will be available only when the tax is actually received by the government. And in these cases, जो affected party है, that is जो recipient of service है, he has no other option but to pursue the supplier of services or goods for the actual payment
or file a civil case against him. So this was what the Gujarat High Court said. अब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एडमिशन स्टेज में ही, एडमिट होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया. इसका मतलब क्या होता है? जो अग्रीव्ड पार्टी थी गुजरात हाई कोर्ट की, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल की. नाउ जो हियरिंग जिस दिन हुई उसकी लीव ग्रांट करने के लिए, उसी दिन कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, बिना सामने वाली पार्टी को सुने या बिना कोई भी मेरिट्स को डिटेल्ड में सुने. मगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया विथ रीजंस, विथ डिटेल्ड रीजन सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस किया. और रूल 37A को उसमें उन्होंने प्राथमिकता दी कि क्योंकि रूल 37A आ गया है तो द रिसिपिएंट कैन वेरी वेल क्लेम इनपुट व्हेन द टैक्स इज ऑलरेडी पेड. बट सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं उसमें अप्रिशिएट किया कि ये प्रोविजन जो आया, ये आया 2022 में, तो उससे पहले के केसेस का क्या होगा. तो इसमें दो बातें निकल के आती है. सबसे पहला, वेदर दिस जजमेंट which is dismissed at the admission stage, so whether it becomes a law under Article 141. In my humble view, yes, this is a law under Article 141. Secondly, whether the doctrine of merger applies in this case, my humble view is no, the doctrine of merger does not apply in this case. इसका मतलब ये होता है, doctrine of merger का मतलब है कि वंस सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट को अपहेल्ड किया तो जो हाई कोर्ट का जजमेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ मर्ज हो जाता है एंड दैट बिकम्स द लॉ. बट इस केस में क्योंकि पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया विथ रीजंस, तो एंटायर जजमेंट डज नॉट मर्ज विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बट ओनली द प्रिंसिपल विच हैज बीन अपहेल्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट गेट्स prominence and it becomes the law. So in our case, this becomes the law and section 16(2)(c) is constitutionally valid. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या सारे रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिन्होंने जेन्युइनली आईटीसी अवेल की थी, क्या उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि अगर टैक्स पे नहीं है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी. That is settled, in my humble view, unless and until a larger bench of the Honorable Supreme Court decides on this issue again and gives some other judgment, this becomes the law. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खाली यही कहा कि आईटीसी आपको नहीं मिलेगी कि टैक्स पे नहीं है. मगर अब हम क्या देख सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर, कोई भी नोटिस अगर वो पास की गई है, इशू की गई है, तो whether there has been a specific finding as to why tax has not been paid, how the department has come to the conclusion that tax has not been paid. तो अब उस एस्पेक्ट को डिटेल्स में देखा जाएगा कि डिपार्टमेंट ने ये कैसे सब्सटेंशिएट किया कि टैक्स हैज नॉट बीन पेड. तो नाउ द फोकस goes out from whether doctrine of impossibility is applicable in this case, whether a bona fide purchaser will be allowed ITC or not, to whether there was actual non-payment of tax. A mere statement by the department in the show cause notice or the order that let's take for example that since the ITC, since the registration of the supplier was cancelled, thus ITC is not available, the tax was not paid. So that will not suffice. There has to be an invoice-wise, transaction-wise conclusion by the department now. And it has to be proven beyond doubt that the tax was not paid. तो अब ये फोकस यहां शिफ्ट होगा आपका. तो आगे जो भी लिटिगेशंस होंगी अब इस एस्पेक्ट पर होंगी कि whether the tax was actually paid by the supplier or not. तो अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें कुछ बातें हैं, जैसे सेक्शन रूल 37A की जो बात है वो एक इशू है
मगर अब उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेदर कि रूल 37A और उसके प्री पोस्ट मतलब जो जब वो इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद में और उसके पहले के इनवॉइसेस में क्या डिफरेंस होगा, उसमें कैसे जजमेंट इफेक्ट करेगा. तो दीज थिंग्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. बट वन थिंग इज सेटल्ड, the judgment given by the Honorable Supreme Court is a law, is the law of the land, in my humble opinion, and that only a larger bench of the Honorable Apex Court can now give any contrary judgment in this case by examining the entire issue. Thank you so much.